अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो टॉपिक आज हम पढ़ने लगे हैं वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आप पहले दो लॉज को याद कर चुके हैं तो उनमें ये था कि पहला जो लॉ वो ये बताता है कि अगर बॉडी पर फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो वो बॉडी कैसे बिहेव करेगी। तो या तो वो एट रेस्ट रहेगी या मूव करेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जो दूसरा लॉ है वो ये बताता है कि अगर एक बॉडी पर फोर्स एक्ट करे तो बॉडी कैसे बिहेव करती है। तो या तो उस बॉडी के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन पैदा होता है और फिर वो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ये पहले दो लॉज हैं। आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो तीसरा लॉ है। उसमें ये है कि अगर एक बॉडी पर फोर्स लगाई जाए तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जब फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो जो इसकी डेफिनेशन है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अब पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है। ये दोनों ही फोर्सेस हैं। एक्शन भी फोर्स है और रिएक्शन भी क्या है, फोर्स है। अब फर्ज करें जैसा कि अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉल है, से कि हम एक बॉल को कंसीडर करते हैं और हम उसे हिट करते हैं किसी वॉल के साथ। ठीक है, तो जो बॉल ने फोर्स लगानी है किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, ये क्या कहलाएगा, एक्शन। जो पहले बॉडी फोर्स लगाएगी दूसरी बॉडी पे वो क्या है, एक्शन। और इसके नतीजे में जो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स लगाएगी, जो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स लगाएगी वो रिएक्शन है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल ने फोर्स लगाई है बॉल पे वो रिएक्शन है। तो एक्शन भी एक फोर्स है और रिएक्शन भी फोर्स है। तो लॉ ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। मीन के जितनी फोर्स बॉल ने लगाई है वॉल पे उतनी ही फोर्स वॉल लगाएगी बॉल पे। लेकिन क्या है एक और चीज, ऑपोजिट जो है वो डायरेक्शन है इनकी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉल की लगाई जाने वाली फोर्स की डायरेक्शन फर्ज करें राइट पर है तो जो वॉल फोर्स लगाएगी बॉल पे वो लेफ्ट पे होगी। अब इसी तरह चंद एक और एग्जांपल देखें। अब जो नेक्स्ट है उसमें एक नॉर्मल फोर्स कि अगर हम, जैसा कि अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप फोर्स लगाएंगे चेयर पे। चेयर जो फोर्स लगाएगी आप पे वो नॉर्मल फोर्स या उसका रिएक्शन फोर्स कहलाती है। ठीक है, जैसे कि इस वक्त आप किसी सरफेस के ऊपर अगर आप खड़े हैं तो आप फोर्स लगा रहे हैं अर्थ पे, अर्थ फोर्स लगा रही है आप पे, ये भी एक्शन और रिएक्शन कहलाते हैं। तो अभी तक बच्चों जो हमने पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ, उसमें क्या है कि जब आप एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो दूसरी बॉडी जिस पे आपने फोर्स लगाई है वो भी आप पे फोर्स लगाती है। जो आपने एक बॉडी पे फोर्स लगाई है वो एक्शन है, तो दूसरी बॉडी ने जो आप पे फोर्स लगाई है वो रिएक्शन है। दोनों की मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसा कि हमने एग्जांपल ली बॉल और बॉल वाली, बॉल फोर्स लगाती है वॉल पे और बॉल फोर्स लगाती है बॉल पे, एक का एक्शन और दूसरे का रिएक्शन। अब यहाँ पर चंद एक और एग्जांपल्स जो हैं वो आप देख रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ की। अब इसमें जैसा कि अगर आपने कश्ती चलानी है तो आप पानी को मूव कराते हैं बैकवर्ड, पीछे की तरफ, तो उसके नतीजे में आपकी बोट जाती है आगे की तरफ। अगर आप चलते हैं तो आप अपने पाँव से जमीन को धकेलते हैं पीछे की तरफ और आप चलते हैं आगे की तरफ। इसी तरह ये जो दो पर्सन्स हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो यहाँ पर एक पर्सन जो फोर्स लगा रहा है दूसरे पे
यहाँ पर जो एक पर्सन दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, अगर वो एक्शन है तो दूसरा पर्सन जो पहले पे फोर्स लगा रहा है वो क्या हो गया, रिएक्शन होगा। फिर बच्चों आ जाता है कि एक्शन और रिएक्शन जो है ये होते क्या है। तो अगर हम यहाँ पर फर्ज करें कि ए और बी दो बॉडीज हैं, फर्ज करें ए बॉडी है और दूसरा जो है वो बी बॉडी है, तो जो ए बॉडी ने बी पर फोर्स लगाई है वो अगर हम उसे नाम दें एक्शन का, तो बी बॉडी ने जो ए पर फोर्स लगाई है वो कहलाएगी रिएक्शन। ठीक है, और इसमें हम काफी सारी एग्जांपल्स कर चुके हैं। फिर बच्चों अक्सर ये जहन में सवाल उठता है कि जब एक्शन और रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते। तो उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पर एक्ट नहीं करते, बल्कि वो एक्ट करते हैं दो डिफरेंट बॉडीज पे। एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पे एक्ट नहीं करते, बल्कि वो एक्ट करते हैं दो डिफरेंट बॉडीज पे। एग्जाम्पल में, मिसाल के तौर पे अगर हम बॉल और वॉल वाली एग्जाम्पल है, बॉल ने फोर्स लगाई वॉल पे, वॉल ने फोर्स लगाई बॉल पे, तो क्योंकि दोनों फोर्सेस एक बॉडी पे नहीं है, या तो दोनों फोर्सेस बॉल पे होती या दोनों फोर्सेस वॉल पे होती, तब वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर सकती थी। लेकिन क्योंकि यहां पर क्या है कि जो दो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं कर रही, इस वजह से वो कैंसिल नहीं करती। दो फोर्सेस कब कैंसिल करती हैं? दो फोर्सेस एक दूसरे को तब कैंसिल करती हैं, तो बच्चों दो फोर्सेस एक दूसरे को तब कैंसिल करती हैं जब वो इक्वल हों, ऑपोजिट हों और ऑन द सेम बॉडी हो। ठीक है, दो फोर्सेस एक दूसरे को तब कैंसिल करती हैं जब वो इक्वल हो, ऑपोजिट हो और ऑन द सेम बॉडी हो। क्योंकि एक्शन और रिएक्शन इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, लेकिन ऑन द सेम बॉडी नहीं है। एक्शन और रिएक्शन तो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। अब सेम बॉडी के एग्जांपल आप यूं ले लें जैसे कि टग ऑफ वार में वो जो रस्सा कशी वाला एग्जांपल होता है कि एक जो है वो पर्सन एक साइड से खींच रहा होता है रस्से को, दूसरा जो पर्सन है वो दूसरी साइड से खींच रहा है। अब दोनों पर्सन किस पे फोर्स लगा रहे हैं? रस्से पे, रोप पे। इस वजह से अब एक पर्सन एक साइड से, दूसरा पर्सन दूसरी साइड से, फर्ज करें ये भी 100 न्यूटन से खींच रहा है और ये भी 100 न्यूटन से उस रोप को खींच रहा है। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि दोनों पर्सन इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ऑपोजिट लगा रहे हैं और ऑन द सेम बॉडी, सेम बॉडी किस पे? रोप पे लगा रहे हैं। इस वजह से ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन एक्शन और रिएक्शन क्योंकि एक बॉडी पे एक्ट नहीं करती, इस वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। चलिए एक और एग्जांपल्स करते हैं। और इसमें बच्चे ये है कि जैसा कि आप एक बलून को लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप एक गुब्बारा लें, अब फर्ज करें कि ये गुब्बारा है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो गैसेस को इजेक्ट करता है बैकवर्ड और उसके नतीजे में वो मूव करता है फॉरवर्ड। तो गैसेस की जो इजेक्शन है बैकवर्ड वो क्या है? एक्शन। और उसके नतीजे में वो मूव करता है फॉरवर्ड, ये क्या है? रिएक्शन। इसी तरह एग्जांपल में अगर आप रॉकेट की एग्जांपल लें, ठीक है, ये रॉकेट बना नहीं, ठीक है, तो रॉकेट भी अपनी गैसेस को इजेक्ट करता है डाउनवर्ड और उसके नतीजे में वो मूव करता है फॉरवर्ड। तो ये भी एक्शन और रिएक्शन की एग्जांपल। तो यहाँ पर आप लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। तो मैं मेन बातें रिपीट कर देता हूँ। एक्शन क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है? दोनों ही फोर्सेस हैं, ठीक है। अगर हम दो बॉडीज कंसीडर करें तो एक बॉडी जो दूसरी बॉडी पे जितनी फोर्स लगाती है वो एक्शन है, और जो दूसरी बॉडी उसके रिजल्ट में पहली बॉडी पे फोर्स लगाती है वो क्या है? रिएक्शन है। और न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है।
और चंद एक आपको एग्जांपल्स आनी चाहिए। फिर ये है कि क्या एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं? एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते? क्योंकि दोनों एक्ट नहीं करते ऑन द सेम बॉडी। दो फोर्सेस को एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए कहाँ पर एक्ट करना चाहिए? ऑन द सेम बॉडी एक्ट करना चाहिए। और एक और लास्ट बात, समटाइम्स बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि जैसे कि बैट और बॉल एक दूसरे से टकराते हैं, तो बैट ने बॉल पर इक्वल फोर्स लगाई है और बॉल ने बैट पे भी उतनी ही फोर्स लगाई है, तो बॉल तो बाउंड्री के बाहर चली गई, बैट क्यों नहीं गया? तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि फोर्सेस इक्वल होने का ये कतन मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन भी इक्वल होगा। एक्सेलरेशन उस बॉडी का ज्यादा होगा जिसकी मास कम है। अब यहां पर मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, फर्ज करें कि जैसा कि फोर्स ऑफ बैट क्या हम लिखेंगे इक्वल है फोर्स ऑन बॉल के। फोर्स ऑफ बैट इक्वल है फोर्स ऑफ बॉल के। अब आपको पता है F इज इक्वल टू क्या है? एम ए। F इज इक्वल टू एम ए, तो M ऑफ बैट इंटू A ऑफ बैट। यहां पे भी F इज इक्वल टू एम ए, M ऑफ बॉल इंटू A ऑफ बॉल। अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ बॉल निकालें तो वो किसके इक्वल आ रहा है? एम बैट ए बैट डिवाइडेड बाय ए, सॉरी एम बॉल। ये जो एम बॉल है वो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बॉल किसके इक्वल है? मास ऑफ बैट डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉल। तो जाहिर है बैट का मास ज्यादा है, बॉल का मास कम है, तो एक बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी। तो खैर अगर आपको इतना मैथ ना भी समझ आए तो आप सिंपली याद रख लेते हैं कि फोर्सेस बराबर होने का ये मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन बराबर होगा। एक्सेलरेशन उसका ज्यादा होगा जिसकी मास कम है। और एक और सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि एक ट्रक है, वो किसी साइकिल को टक्कर मार दे। अब जितनी फोर्स ट्रक ने साइकिल पे लगाई है उतनी फोर्स साइकिल ने ट्रक पे लगाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों ही एक ही एक्सेलरेशन से उड़ते जाएंगे, नहीं। क्योंकि ट्रक की मास बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू साइकिल, तो उसे कुछ भी नहीं होगा और साइकिल जो है वो बहुत दूर जाके गिरेगा। ठीक है, तो फोर्सेस बराबर होने का ये कतन मतलब नहीं है एक्सेलरेशन बराबर होगा, एक्सेलरेशन उसका ज्यादा होगा जिसकी मास कम होगी। लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, पढ़ लीजिएगा और जो क्वेश्चन है वो क्लास कमेंट में कर दीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।